हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस आरबीडब्ल्यूएम डिकोडर सीरीज, जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक गाइस। अब व्हाट इज दिस रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक? तो यहाँ पे हम लोग जो है एक सबसे पहले एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। उस एमसीक्यू के थ्रू हम लोग कंसर्न्ड टॉपिक को जो है वो रिट्रेस करने की कोशिश करते हैं इन दिस आरबीडब्ल्यूएम डिकोडर सीरीज गाइस। सो दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज यहाँ पे हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज को डिस्कस करने के बाद कंसर्न्ड टॉपिक को रिट्रेस कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों की एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी इसी सेशन में हो जाए और साथ ही साथ में आप लोग जो है कंसेप्ट के ऊपर भी एक अच्छी कमांड जो है वो एस्टेब्लिश कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की सेशन में अब हम लोग बात करने वाले केवाईसी गाइडलाइंस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में भी। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो गाइस अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। तो गाइस देखिए, जो भी हम लोग जो है आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज केवाईसी गाइडलाइंस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस। यहां से हम लोगों को जो था वो नवंबर 2025 साइकिल के अंदर भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिला। सो द क्वेश्चन वाज, एज पर द केवाईसी गाइडलाइंस डिराइव्ड फ्रॉम द Prevention of Money Laundering Act 2002, which of the following constitute a mandatory regulatory requirement for a bank? तो अब यहाँ पे जो है वो केवाईसी गाइडलाइंस के रिगार्डिंग जो था वो क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। तो गैस जो भी हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, उन टॉपिक से कहीं ना कहीं प्रीवियस साइकिल्स के अंदर जो है वो क्वेश्चन फ्रेम किए जा चुके हैं भी। ठीक है, तो आप लोगों ने इस सीरीज के अंदर जरूर हमारे साथ बने रहना है टिल द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज गाइस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। तो हम लोग अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे विद अ केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू गाइस। सो केस स्टडी आप लोगों के सामने, मिस्टर शर्मा अप्रोचेज अ सिक्योर बैंक टू ओपन अ न्यू करंट अकाउंट ड्यूरिंग द कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, दैट इज सीडीडी प्रोसेस। द बैंक ऑफिशियल फाइंड्स दैट मिस्टर शर्मा's name appears on a sanction list circulated by the Reserve Bank of India due to his alleged involvement in the certain financial discrepancies. Additionally, Mr. Sharma is reluctant to provide complete documentation for his business partner who would be operating the joint account with him, making the complete customer identification procedure impossible to complete satisfactorily for the all parties involved भी। अब the bank must adhere strictly to its KYC policy, which includes the 4 pillars: customer acceptance policy, risk management, customer identification procedure and monitoring of transaction as mandated by the Prevention of Money Laundering Act 2002 गाइस। अब देखिए यहाँ पे केस स्टडी आप लोगों के सामने दी गई है मिस्टर शर्मा और सिक्योर बैंक को लेकर के। नाउ बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी देयर इज अ क्वेश्चन गाइस। सो बेस्ड ऑन द सिक्योर बैंक्स compliance requirement and the KYC guidelines, which of the following is the most appropriate action for the bank to take regarding Mr. Sharma's application भी? So your options are: proceed with opening the account for Mr. Sharma only, instructing him to remove the other partner from the application but flag the account for enhanced monitoring of transactions. Option B क्या है? Decline the account opening request immediately because the identity of the applicant does not match the sanction list circulated by the RBI and CDD measures are not possible. Option C क्या बोल रहा है? The bank need to open the joint account as requested but categorize it as high risk account under the risk management policy and immediately file a suspicious transaction report. Option D क्या बोल रहा है? The bank need to advise Mr. Sharma that the procedure must be followed even in joint account and allow the account opening if he promises to submit the remaining partner details within a week guys. तो अब KYC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सिक्योर बैंक को जो है वो क्या करना चाहिए मिस्टर शर्मा की ये जो अकाउंट ओपनिंग की एप्लीकेशन आई है इसको लेकर के? सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो भी जो सिक्योर बैंक है दैट नीड टू डिक्लाइन द अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर शर्मा, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि भी एज पर केवाईसी गाइडलाइंस बैंक नीड टू हैव अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कस्टमर्स हु आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस विच इज प्रोवाइडेड टू देम गाइस। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि भी जो मिस्टर शर्मा है
उनके वो एक तो उनका नाम जो सैंक्शन लिस्ट के अंदर पाया गया है, दूसरा वो अपने पार्टनर के रिगार्डिंग जिसके साथ में मिलकर वो जॉइंट अकाउंट ओपन अप करना चाह रहे हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपरली बैंक को सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो जिस वजह से बैंक नीड टू डिक्लाइन द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर शर्मा टू ओपन अ अकाउंट गाइस। सो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये फ्रेम किया गया है फ्रॉम द केवाईसी गाइडलाइंस गाइस। अब हम लोग केवाईसी गाइडलाइंस को जो डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि भाई जो केवाईसी गाइडलाइंस हैं, केवाईसी मींस नो योर कस्टमर गाइडलाइंस, ठीक है। अब ये जो नो योर कस्टमर गाइडलाइंस हैं दीज ऑपरेट्स अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड रूल्स 2005 गाइस। अब ये जो केवाईसी की जो भी पॉलिसीज रहेंगी दीज विल बी डिजाइंड बाय द इंडिविजुअल बैंक्स, बट यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो अप्रूवल है वो होना जरूरी है जब भी एक बैंक के द्वारा जो केवाईसी पॉलिसी को डिजाइन किया जाएगा गाइस, ठीक है। अब हम लोगों को केवाईसी ये जो पॉलिसी रहेगी या फिर जो केवाईसी गाइडलाइंस रहती हैं इनके जो है वो हम लोगों को 4 फैक्टर देखने के लिए मिलते हैं जिनको हम लोग जो है बेस मानते हैं फॉर वेरीफाइंग द कस्टमर यूजिंग द केवाईसी गाइडलाइंस गाइस। तो सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। मतलब किस सिचुएशन के अंदर जो है वो बैंक एक कस्टमर को एक्सेप्ट करेगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी आ रहा है कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए बैंक का, मुझे ये सर्विस चाहिए और बैंक को लग रहा है कि भाई ठीक है दे देते हैं हमें इनकम आ जाएगी तो उसका अकाउंट ओपन अप कर दिया, ऐसा नहीं होता है। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि किस तरह के कस्टमर को जो है बैंक के द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है भी, ठीक है। सो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसी भी एनोनिमस, फिक्टिशियस या फिर बेनामी नेम अकाउंट को जो है कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस जो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके अलावा कोई भी अकाउंट ओपन अप नहीं किया जाएगा अगर सीडीडी मेजर्स मतलब कस्टमर ड्यू डिलीजेंस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। या फिर कस्टमर जो नॉन रिलायबल लग रहा है या फिर कस्टमर कोऑपरेट नहीं कर रहा है बैंक के साथ में फॉर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस गाइस। अब ये कस्टमर ड्यू डिलीजेंस क्या है, जहां पे हम लोग जो है इन डेप्थ वेरिफिकेशन करेंगे कस्टमर्स की डिटेल की, ठीक है। उसके परमानेंट एड्रेस, उसका जो है वो टेम्परेरी एड्रेस, उसकी एज, उसकी इनकम डिटेल्स, उसका वर्क प्रोफाइल, फाइनेंशियल प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल, हर चीज को जो है वो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस के अंदर प्रॉपरली वेरीफाई किया जाएगा। तो अगर कस्टमर जो है वो हम लोगों को अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब कस्टमर जो है वो नॉन रिलायबल है या फिर कस्टमर कोऑपरेट नहीं कर रहा है और बैंक इज नॉट एबल टू डू द कस्टमर ड्यू डिलीजेंस मतलब प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहा है बैंक, तो उस केस में भी कस्टमर का कोई भी अकाउंट जो है वो ओपन नहीं किया जाएगा भी। इसके अलावा भले ही कस्टमर के द्वारा ज्वाइंट अकाउंट ओपन अप किए जा रहे हो वहां पे भी सेम प्रोसीजर जो है फॉलो होंगे। अब ज्वाइंट अकाउंट मतलब ए और बी मिलकर के जो है वो अगर कोई ज्वाइंट अकाउंट ओपन अप करना चाहते हैं तो वहां पे भी हम लोगों को जो है प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस जो दोनों की यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। दोनों की तरफ से कोऑपरेशन चाहिए होगा एज अ कस्टमर, ठीक है, तभी उनको जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस या फिर उनको अकाउंट जो है ओपन अप किया जाएगा। आफ्टर दैट जो कस्टमर्स हैं उनकी आइडेंटिटी जो है वो मैच नहीं होनी चाहिए विद द सैंक्शन लिस्ट सर्कुलेटेड बाय आरबीआई। अब ये सैंक्शन लिस्ट क्या है, तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक पर्टिकुलर लिस्ट जो जारी की जाती है जिसके अंदर ऐसे इंडिविजुअल्स हु are involved in some illicit activities or who are sometimes declared as a economic offenders भी, तो उनके नाम जो हो इस पर्टिकुलर सैंक्शन लिस्ट के अंदर मेंशन रहते हैं। अब ऐसे इंडिविजुअल जिनके नाम इस सैंक्शन लिस्ट में मेंशन किए गए हैं बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो वो डिफॉल्टर्स हो गए, तो उनका कोई भी अकाउंट जो ओपन अप नहीं किया जाएगा। सो दिस इज द पार्ट ऑफ कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। हम लोगों ने देख लिया कि भाई किस तरह के कस्टमर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा बैंक के द्वारा या फिर किया जाएगा तो कब किया जाएगा, जब वो फुली कोऑपरेट करेंगे, उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन हो पाएगी, वो रिलायबल रहेंगे, ठीक है, तभी जो कस्टमर्स को एक्सेप्ट किया जाएगा बैंक्स के द्वारा। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर रहता है इस केवाईसी गाइडलाइंस के अंदर दैट इज रिस्क मैनेजमेंट गाइस। अब देखिए कस्टमर्स को जो हो कैटेगराइज कर दिया जाता है इनटू लो, मीडियम एंड हाई रिस्क कैटेगरी गाइस। अब देखिए ये जो लो रिस्क कस्टमर, मीडियम रिस्क कस्टमर और हाई रिस्क कस्टमर्स की कैटेगरी में डिवीजन किया जा रहा है। इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स लाइक कस्टमर्स आइडेंटिटी के, भाई कस्टमर की आइडेंटिटी क्या है, उसका जो है वो सोशल या फिर फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, अगर वो बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है तो किस तरह की बिजनेस एक्टिविटी के अंदर वो इन्वॉल्व है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी इलिसिट बिजनेस एक्टिविटी के अंदर वो इन्वॉल्व है या फिर इलीगल बिजनेस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है। सो दीज आर दी पैरामीटर्स जिनके बेसिस के ऊपर हम लोग कस्टमर्स को डिवाइड करेंगे इनटू लो, मीडियम एंड हाई रिस्क कैटेगरीज गाइस। सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ केवाईसी गाइडलाइंस भाई। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज
कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। अब देखिए कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर को हम लोग जो इन शॉर्ट बोल देते हैं CIP भाई, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। अब ये जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर है इसको एक बैंक के द्वारा आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर है इट कैन नॉट बी आउटसोर्स्ड बाय अ बैंक गाइस। मतलब बैंक को जो है वो अपने इंटरनल रिसोर्सेज का यूज करके ही इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, या फिर इस पर्टिकुलर प्रोसेस को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब भी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर जो फॉलो किया जाएगा तो वहां पे कोई भी एडिशनल OVD मतलब ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं रहेगा एक्सेप्ट दीज पर्टिकुलर लाइक पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, जॉब कार्ड, आधार कार्ड एंड लेटर विच इज इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट अब हम लोग कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर के अंदर ही देखते हैं कि भाई अगर इंडिविजुअल्स के पास में ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जो है उसके ऊपर अपडेटेड एड्रेस नहीं है, मतलब कस्टमर माइग्रेट कर गया, जैसे दिल्ली से मुंबई आ गए, अब उनके जो एड्रेस है वो चेंज हो गया है, तो अगर अपडेटेड एड्रेस नहीं है उनके ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो उस केस में यूटिलिटी बिल कैन बी सबमिटेड बाय द कस्टमर, म्यूनिसिपल टैक्स की रिसीट, पेंशन या फिर फैमिली PPO क्या है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर कैन बी सबमिटेड। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर कौन हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर रेगुलेटरी बॉडी गाइस। सो दीज डॉक्यूमेंट्स कैन बी सबमिटेड अगर OVD के ऊपर जो हो अपडेटेड एड्रेस हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे फिर जो इंडिविजुअल है उसको OVD सबमिट करने पड़ेंगे विद द अपडेटेड एड्रेस विद इन 3 मंथ ऑफ सबमिटिंग द अबव। जैसे किसी ने अगर यूटिलिटी बिल सबमिट कर दिया जिसके ऊपर उसका अपडेटेड एड्रेस है, हालांकि OVD के ऊपर उसका अभी अपडेटेड एड्रेस नहीं है, तो यूटिलिटी बिल सबमिट कर लिया। अब यूटिलिटी बिल जब सबमिट किया इसके 3 महीने के अंदर अंदर उस इंडिविजुअल को अपना अपडेटेड एड्रेस वाला जो OVD है वो सबमिट करना पड़ेगा बैंक के अंदर भी। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो देखिए भाई EKYC हम लोगों को देखने के लिए मिलती है इन द कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। EKYC क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली KYC करना। इट इज अ सर्विस ऑफ UIDAI विच इज अ वैलिड प्रोसेस फॉर डूइंग द नो योर कस्टमर, ठीक है, वेरिफिकेशन। अब इसके अंदर हम लोगों को एक रिसेंट फोटोग्राफ जो कस्टमर्स का रिक्वायर्ड रहता है, अलॉन्ग विद दिस अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज स्पेसिफाइड बाय द बैंक इन देयर KYC पॉलिसी, क्योंकि हर एक बैंक के द्वारा अपनी एक अलग KYC पॉलिसी बनाई जाएगी विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल के साथ में। अब उस KYC पॉलिसी के अंदर किस तरह के बिजनेस के लिए किस तरह के अदर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफाई किया गया होगा भाई, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड रहेंगे जब भी हम लोगों को जो हो EKYC करनी होगी भी। आफ्टर दैट अब हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भाई पैन और आधार को भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बना दिया गया है एज पर KYC गाइडलाइंस। सो एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अमेंडमेंट 2017, पैन कार्ड और जो आधार कार्ड हैं दीज आर दी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स गाइस। ठीक है, जब भी KYC की जा रही होगी। अब अगर एक इंडिविजुअल के पास में परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, उस केस में इंडिविजुअल को डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी इन फॉर्म 60 गाइस। अब यहीं पे एक एक्सेप्शन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है एज पर रूल 114B ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स, कि भाई अगर एक इंडिविजुअल टाइम डिपॉजिट कर रहा है और उसकी वैल्यू 50,000 रुपए से कम है, या फिर एक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के अंदर जो फंड डिपॉजिट किए जा रहे हैं, तो वहां पे पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी गाइस। बट अगर कैश डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो 50,000 से ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में फिर पैन कार्ड दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर विल बी रिक्वायर्ड भाई। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं VSIP के बारे में। अब देखिए कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर का ही पार्ट बनता है हमारा ये VSIP गाइस। अब VSIP क्या है, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस गाइस। ठीक है, अब इट इज अ फेशियल रिकॉग्निशन विच इज अल्टरनेटिव मेथड टू कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। यहाँ पे बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा एक प्रॉपर वेरिफिकेशन जो कस्टमर्स की जाएगी विद द हेल्प ऑफ सिक्योर, लाइव एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट बेस्ड ऑन द ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन गाइस। इसके अलावा ऑडिट ट्रेल इज ऑल्सो नेसेसरी जब भी हम लोग VSIP की बात करेंगे। ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या है कि कस्टमर का बैकग्राउंड चेक यहाँ पे जो प्रॉपरली किया जाएगा भाई। अब ये जो VSIP रहता है इट इज ट्रीटेड एज पार एट पार विद द फेस टू फेस कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एज पर द RBI's मास्टर डायरेक्शन गाइस। ठीक है, सो ये हम लोगों ने VSIP के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में गाइस। अब देखिए जो मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है गाइस, इट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू द KYC गाइडलाइंस। क्योंकि अगर आप लोगों ने कस्टमर्स का अकाउंट ओपन अप कर लिया, मान लो कि उसका करंट अकाउंट ओपन अप कर लिया आप लोगों ने, अब आप लोगों ने उसकी अगर ट्रांजेक्शन को मॉनिटर नहीं किया, तो हो सकता है उस करंट अकाउंट के थ्रू वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो फंडिंग प्रोवाइड कर रहा हो, या फिर किसी इलीगल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि
बैंक का काम था कि भाई जब केवाईसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हो, उसकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही थी कस्टमर की, तो उसकी ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर भी करना था एज पर द केवाईसी गाइडलाइंस। सो ये हम लोगों ने 4 फैक्टर्स को डिस्कस कर लिया विद रिस्पेक्ट टू द केवाईसी गाइडलाइंस गाइस। अब ये जो हमारी केवाईसी गाइडलाइंस रहती हैं या फिर जो नो योर कस्टमर्स की जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, इनके लिए हम लोगों को एक सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री जो है देखने के लिए मिलती है, जहां पे सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाता है रिगार्डिंग द केवाईसी गाइस। अब इसका नाम क्या है? इट इज सरसई गाइस। सरसई स्टैंड्स फॉर सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम के अंदर जो है पूछी गई है गाइस। अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को जो है वो दोज नीड टू अपलोड केवाईसी डेटा रिलेटेड टू ऑल द अकाउंट्स जो भी ओपन अप किए गए हैं आफ्टर 1 जनवरी 2017, ये बोला गया है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइस। अब आप लोगों ने सुना होगा कि भाई केवाईसी की अपडेशन के लिए जो है बैंक्स से बार बार जो है वो फोन आते रहते हैं कि भाई अपना केवाईसी अपडेट करवा लो, या फिर मैसेजेस आते रहते हैं। तो क्या सभी कस्टमर्स को जो है वो हर साल या फिर हर महीने या फिर हर क्वार्टर के अंदर जो अपना केवाईसी अपडेट करवाना है? नहीं। अब कस्टमर्स को जब हम लोगों ने रिस्क कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था, तो जो हाई रिस्क कैटेगरीज हैं, हाई रिस्क कस्टमर्स हैं, उनको हर 2 साल में एक बार जो है वो अपना केवाईसी अपडेट करवाना पड़ेगा। मीडियम रिस्क कस्टमर्स को हर 8 साल में एक बार अपना केवाईसी अपडेट करवाना पड़ेगा, और जो लो रिस्क कस्टमर्स हैं उनको हर 10 साल में अपना जो केवाईसी है वो एक बार अपडेट करवाना पड़ता है गाइस। सो ये हम लोगों ने बात कर ली पीरियोडिक अपडेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द केवाईसी गाइस। सो आई होप नाउ दिस केवाईसी इज क्लियर टू यू ऑल गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। हम लोगों को प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर मल्टीपल स्टेजेस जो देखने के लिए मिलती हैं। ऐसा नहीं होता कि भी आज मेरे माइंड में कोई आइडिया आया और कल मैंने नया प्रोडक्ट डेवलप करके मार्केट में लॉन्च कर दिया। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल फिजिबल गाइस, ठीक है। तो इसीलिए देयर आर सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस जिनको फॉलो करना पड़ता है जब भी एक प्रोडक्ट को जो है डेवलप किया जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। योर स्टेटमेंट्स आर कंसेप्ट टेस्टिंग अकर्स इमीडिएटली बिफोर बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस, द प्रोडक्ट डेवलपमेंट टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइज स्टेज इज द फाइनल स्टेप शोन, ठीक है। Idea screening precedes idea generation in the process flow. There are a total of 5 distinct stages represented in the process B. So you need to select the most appropriate answer from the options given below. Your options are 1 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 2 and 4 only, या फिर 2 only guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 2 and 4 only guys. अब देखिए 2 and 4 only हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही जो है वो स्टेटमेंट्स हो जा रही हैं। अब हम लोगों को ये जो स्टेजेस हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, इनको हम लोगों को जो सीक्वेंस के अंदर याद रखना है कि भी किस तरह से कौन सी स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है और किस स्टेज के अंदर क्या कुछ जो है परफॉर्म किया जाता है गाइज। तो आइए अब हम लोग क्या है इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेजेस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आप लोगों को क्लैरिटी हो कि भाई, क्योंकि ऐसे अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग, कमर्शियलाइजेशन स्टेज ये फाइनल स्टेप है, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा ये फाइनल क्यों है। इसीलिए हम लोगों को जो डिटेल में समझना जरूरी है कि व्हाट ऑल आर दी स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट गाइस। सो कौन कौन सी स्टेजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के केस में? तो देखिए सबसे पहली जो स्टेज है दैट इज आइडिया जनरेशन, आफ्टर दैट आइडिया स्क्रीनिंग, आफ्टर दैट कंसेप्ट टेस्टिंग, नेक्स्ट स्टेज इज बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस, एंड फाइनल वन इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइज। तो टोटल कितनी हमारी स्टेजेस यहाँ पे हो गई? 5 स्टेजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट गाइज। अब एक एक करके हम लोग जो इन 5 स्टेजेस को डिस्कस कर लेते हैं गाइज। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आइडिया जनरेशन के बारे में। अब देखिए आइडिया जनरेट किया जा सकता है जब भी एक नए प्रोडक्ट को डेवलप करना है, तो आइडिया कैन बी जनरेटेड बेस्ड ऑन द मार्केट रिसर्च, ठीक है। मार्केट का सर्वे किया जाएगा, मार्केट के अंदर रिसर्च कंडक्ट की जाएगी कि भाई किस तरह की जो है वो नीड्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है, या फिर किस तरह के ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट्स मार्केट में है जो हम लोगों के द्वारा भी लॉन्च नहीं किए गए हैं और वो प्रोडक्ट कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके अलावा आइडिया कैन ऑल्सो बी जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, कि भाई कस्टमर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स जो फेस हो रही हैं, उस प्रॉब्लम के रेजोल्यूशन को मतलब हम लोग जो है वो निकाल पाएँ। इसके लिए हम लोगों को अगर प्रोडक्ट डेवलप करना है, सो फ्रॉम देयर एन आइडिया कैन ऑल्सो बी जनरेटेड। इसके अलावा स्टाफ की सजेशन से, अब देखिए गाइस बैंक के केस में अगर हम लोग बात करें तो जो बैंक का स्टाफ है, दोज आर दी फ्रंट लाइन कमांड
कमांडोज जो कि रेगुलर वे के अंदर जो हो इंटरेक्ट करते हैं विद द कस्टमर्स के साथ में डेली इंटरेक्शन होती है ब्रांच के स्टाफ की। तो ब्रांच के स्टाफ को भी पता हो सकता है कि भाई कस्टमर्स की एक्चुअल में नीड क्या है, या फिर कस्टमर्स किस तरह की प्रॉब्लम जो हो डेली बेसिस के ऊपर फेस कर रहे हैं। तो यहाँ से भी क्या हो सकता है, आइडिया जनरेट किया जा सकता है गाइज। अब आइडिया जनरेट हो गया, आइडिया जनरेट करने के बाद उस आइडिया की स्क्रीनिंग कर ली जाएगी। भाई स्क्रीनिंग करने से मेरा मतलब क्या है कि भाई हम लोग देखेंगे क्या वाकई एक नया प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी में कुछ फीचर्स ऐड ऑन करके हम लोग जो कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और अगर ऐसा है कि भाई इज दिस इंप्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग वन, मतलब क्या हम लोगों को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही इंप्रूवमेंट करनी है या फिर एक नया प्रोडक्ट बनाना है। और अगर नया प्रोडक्ट बनाना है तो क्या हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर भी नया बनाना पड़ेगा, या फिर जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के ऊपर जो है नया प्रोडक्ट भी डेवलप किया जा सकता है। सो दिस इज आइडिया स्क्रीनिंग भाई। तो आइडिया जनरेट हुआ, आइडिया को स्क्रीन किया। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज कंसेप्ट टेस्टिंग भाई। जो नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज कंसेप्ट टेस्टिंग। अब देखिए गाइस, कंसेप्ट टेस्टिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पर्टिकुलर कुछ कस्टमर्स हैं उनसे फीडबैक लेंगे कि भाई अगर हम लोग इस तरह का कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर के आए तो विल दिस प्रोडक्ट बी अट्रैक्टिव इनफ, जिसकी तरफ जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट टेस्टिंग, जिससे हम लोगों को समझ आएगा कि क्या मार्केट में इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। मतलब क्या कस्टमर्स जो है इस तरह के प्रोडक्ट को पसंद करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं। एक सिलेक्टेड कस्टमर से फीडबैक लेंगे पहले, तो इसको बोल दिया हम लोगों ने कंसेप्ट टेस्टिंग स्टेज। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज बिजनेस मार्केट एंड एनालिसिस गाइस। अब देखिए बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि हम जो नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, क्या इस प्रोडक्ट के लॉन्च करने से हमारा जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होने वाला है, हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है, या फिर क्या ये प्रोडक्ट लॉन्च करने से हम लोगों की जो फाइनेंशियल वाइबिलिटी है इसको हम लोग मेंटेन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, बहुत ज़्यादा पैसा उस पर खर्च हो गया, बाद में उसके थ्रू हम लोगों को जो रिटर्न ही ना मिल पाए। तो ये सारा एनालिसिस किया जाएगा इन दिस पर्टिकुलर स्टेज गाइस, दैट इज बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस भाई। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो हमारा स्टेज है दैट इज फाइनल स्टेज विच इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइज। तो यहाँ पे एक सिलेक्टेड टारगेटेड कस्टमर ग्रुप को जो है सेलेक्ट किया जाएगा, उस पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप को जो है प्रोडक्ट यूज करने के लिए दिया जाएगा, उनसे फीडबैक ली जाएगी, उस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस किए जाएंगे। कि जैसे मान लो टारगेटेड कस्टमर ग्रुप बोल रहे हैं कि भाई इस पर्टिकुलर फीचर को निकाल दो और इस पर्टिकुलर फीचर को ऐड ऑन कर लो, तो वो हम लोग जो है करेंगे इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर। और फीडबैक इनकलकेट करने के बाद फाइनली जो प्रोडक्ट है उसको फुल स्केल के ऊपर लॉन्च कर दिया जाएगा गाइस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 5 स्टेजेस के बारे में बात कर ली विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंसेप्ट टेस्टिंग अकर्स इमीडिएटली बिफोर बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है कि भाई जो कंसेप्ट टेस्टिंग है क्या वो इमीडिएटली हम लोगों को पहले देखने के लिए मिल रही है बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस से। सो देखिए गाइस, कंसेप्ट टेस्टिंग बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पे जो है वो बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस से जो है पहले देखने के लिए मिल रही है, तो इट इज द इमीडिएट प्रायर स्टेप। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन भी। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइज इज द फाइनल स्टेज, बिल्कुल सही बात है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज आइडिया स्क्रीनिंग प्रोसीड्स द आइडिया जनरेशन। आइडिया स्क्रीनिंग पहले होता है, नहीं भी, दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। ठीक है, आफ्टर दैट देयर आर अ टोटल ऑफ 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाती है हमारी। ठीक है, तो राइट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हो जाएंगी यहाँ पे गाइज, हमारी जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट है। तो द राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर सी भी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट वन हियर गाइस। अब आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो कि वाई ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ कंस्ट्रेंट्स इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में भी। तो जब भी प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है तो क्या कंस्ट्रेंट्स, क्या दिक्कतें, क्या चैलेंजेस हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो कंस्ट्रेंट है दैट इज हिट्रोजीनियस कस्टमर बेस पे। अब देखिए हिट्रोजीनियस कस्टमर बेस का मतलब क्या है कि भाई अब ऐसा तो नहीं है कि इंडिविजुअल कस्टमर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बना दिए आप लोगों ने। ठीक है, उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप लोगों को एक कॉमन जो है वो नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। मल्टीपल नंबर ऑफ कस्टमर्स, एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स की कॉमन नीड है, उसी को एड्रेस करता हुआ प्रोडक्ट जो है डिजाइन किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे तो हमारे पास वॉल्यूम नंबर ऑफ कस्टमर्स है, तो ऐसा थोड़ी है हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बना देंगे हम लोग। तो हम लोगों को एक होमोजीनियस नीड जो है वो होनी चाहिए कस्टमर्स की, तभी एक नए प्रोडक्ट को डेवलप किया जा सकता है। बट एक्चुअल में क्या है कि हम लोगों को हिट्रोजीनियस कस्टमर बेस देखने के लिए मिलता है, मतलब सभी कस्टमर्स की अलग अलग नीड्स और एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। सो दिस इज अ चैलेंज विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट कंस्ट्रेंट इज
प्रोडक्ट ऑब्सोलिसेंस भी। अब देखिए गाइज, प्रोडक्ट ऑब्सोलिसेंस का मतलब क्या है कि अगर आप लोग जो है वो चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स के साथ में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो है वो चेंज नहीं करते हैं, सो डेफिनेटली यू विल बी ऑब्जर्विंग द प्रोडक्ट ऑब्सोलिसेंस। अब प्रोडक्ट ऑब्सोलिसेंस की वजह से आप लोग जो है वो नए प्रोडक्ट को डेवलप नहीं कर पाते हैं। अगर आप लोग चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ में जो वो अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज उनके अंदर चेंजेस नहीं ला रहे हैं, तो नए प्रोडक्ट को डेवलप करना जो है वो मुश्किल हो जाता है गाइज। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज प्रोडक्ट प्रूनिंग। अब गाइज, प्रूनिंग वर्ड आप लोगों ने सुना होगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रीज, जहां पे जो एक्स्ट्रा लीव्स होती है उसको प्रून कर दिया जाता है। तो इसी तरह से हमारा जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनमें कौन से फीचर को हम लोगों को जो है वो निकालना है, कौन से फीचर को ऐड ऑन करना है, इट इज ऑल्सो चैलेंजिंग सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी। सो दिस इज प्रोडक्ट प्रूनिंग विच इज अ कंस्ट्रेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज डिफिकल्ट टू कम अप विद एन आइडिया। अब हर बार एक नए आइडिया के साथ आना, चाहे वो कहीं से भी आइडिया जनरेट हो रहा है, बट हर बार एक नया आइडिया लेकर के आना फॉर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट इज अ कंस्ट्रेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस फ्रॉम द स्टाफ। अब देखिए गाइस, मान लो कि आप लोगों को ने जो है नया प्रोडक्ट डेवलप करने के बारे में सोचा। अब नया जो स्टाफ है, अल्टीमेटली उसी स्टाफ ने जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, जैसे मान लो बैंक्स के अंदर जो फिनेकल नाम का एक सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ किया जाता है। अब फिनेकल को रिप्लेस किया जा रहा है, मान लेते हैं एबीसी सॉफ्टवेयर के द्वारा। अब बैंक का स्टाफ जो है वो मना कर रहा है कि भाई हम जो है वो फिनेकल ही यूज़ करेंगे बिकॉज वी आर यूज टू दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, और हम लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ना तो इसमें कोई ग्लिच है, तो वी विल नॉट बी यूजिंग दिस न्यू सॉफ्टवेयर विच इज एबीसी सॉफ्टवेयर। तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस जो है वो स्टाफ यहाँ पे शो कर रहा है, जिस वजह से, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो अल्टीमेटली यूज भी तो स्टाफ नहीं करना है उस प्रोडक्ट को, तो इसीलिए नए प्रोडक्ट को डेवलप करने में अगर रेजिस्टेंस हम लोगों को स्टाफ की तरफ से शो हो रहा है तो इट इज ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट गाइज। सो ये हम लोगों को कुछ कंस्ट्रेंट, कुछ दिक्कतें देखने के लिए मिलती हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन गाइज, जहां पे हम लोगों ने बात की केवाईसी गाइडलाइंस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जामिनेशन, तो गाइज आप लोग एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को कोर्सेज के ऊपर जाते ही जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ जाते ही आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे जीआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आप लोगों को जीआईबी के चारों कंपोनेंट्स की जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गाइज। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर योर जीआईबी एग्जामिनेशन। अगर आप लोग चाहते हैं कि भी इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए आप लोगों को मास्टर कोर्स में एनरोल करना है, तो जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, यहीं पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी देखने के लिए मिल जाएंगे भी। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को जो है वो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है, तो आप लोग लाइव क्रैश कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को जीआईबी एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लगभग 120 घंटे के अंदर कवर करवा दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट गाइज। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, नाउ यू जस्ट नीड टू इवेलुएट योरसेल्फ, तो आप लोग टेस्ट सीरीज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम May 2023 टू November 2025 अलॉन्ग विद दिस चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर all component of GIB examination guys. So you can enroll yourself in this particular courses guys, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं regarding your GIB examination. So I hope दिस सेशन वॉज फ्रूटफुल फॉर यू गाइज। और अगर आप लोगों को ये सेशन एक्चुअल में पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।